हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जल संसाधन, यानी कि वाटर रिसोर्सेज को हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जल संसाधन क्या है, इसको हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है कि जल संसाधन क्या है? ठीक है ना। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ दिल दहलाने वाली रिपोर्ट को देखा है? वो पिंकी से कह रहा है, क्या पिंकी तुमने देखा है जो आपका टीवी में असम में जो बाढ़ आई है उसके बारे में आपने देखा है, पढ़ा है, और वो कैसी है, बड़ी दिल दहलाने वाली है। इसके बारे में बात कर रहा है जो असम में आपकी बाढ़ आई है उसके बारे में। हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। प्रलय का मतलब होता है नाश कर देना, खिंडबिन कर देना, चीजों को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो क्या किया है भगवान, उसने क्या आपकी प्रलय मचाई है। रास्ते में जो कुछ समय आया उसे बर्बाद कर दिया और सबको बहा ले गई। कैसा है, सब कुछ बर्बाद कर दिया और अपने साथ बहा ले गई। हाँ चिंटू, मैंने देखा है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और जीवन ले भी सकता है। तो जल की क्या क्या बताया कि जल भैया जीवन किसी को दे भी सकता है और जल किसी का जीवन ले भी सकता है। अगर मान लीजिए बाढ़ आई, कितने लोग उसमें डूब जाते हैं, क्लियर है, और आदमी की जान चली जाती है, और बिना पानी के आदमी की जान वैसे भी चली जाएगी। तो कह रहे हैं कि हम पानी के बिना क्या करेंगे। मेरे पिताजी मेरे बारे में बताते हैं कि उनके क्या है, तो मेरे पिताजी वहां क्या है, तो उनके बारे में बताते हैं कि बहुत सारी चीजों में काफी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुमने मशीन को ठंड से लगने वाले कभी जाल की आवश्यकता होती है, तो कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा होता है, बिजली से चलता है। और अभी मैं समझ सकता हूं कि विभिन्न युगों में मानव नदी, जल सरोवर, झरने, झील, पोखर, मरुद्यान में आपके ये सब आपके बसे होते हैं। कैसे होते हैं ये सारी चीजें, एक दूसरे से बसी होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, ठीक, कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। कितना? 3/3। कैसा है? 3/4। बाकी से है जल से ढका हुआ है। परंतु इसके प्रयोग में लाए गए लवणीय जल अनुपात रूप से कम है। लवणीय जल हमें सतही अपवाभौम जल से प्राप्त है और लगातार नवीनकरण और पुनर्भरण जल चक्र द्वारा होता है। सारा जल जल चक्र में गतिशील रहता है। जल की नवीनकरण सुनिश्चितता होती है। आपको आश्चर्यचकित हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। विश्व में अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कैसे होती है, भविष्यवाणी क्यों की जाती है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल में नितांत कमी झेलेंगे। कह रहे हैं कि जल की बहुत सारी भविष्यवाणी की गई है। जल की महत्वता को बता रहे हैं कि भैया 2025 में ऐसी स्थिति आएगी, कम से कम 20 करोड़ लोग जल संकट को झेलेंगे। जिनके पास पीने के लिए योग्य जल को दिक्कत कब मिलेगी। तो वो सारी चीजों को, वो सारी संभावनाओं को भी इसमें व्यक्त करके दिखाया गया है कि नवीकरणीय जल और पुनर्भरण जल कैसे सुनिश्चित कर सके, ये सारी चीजों है कि नहीं है। आगे देखिए, जल की दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीनकरण योग्य गुणों के होते हुए सोचना मुश्किल है कि हमें जल की दुर्बलता और समान बात करना पड़ सकता है। जैसे ही हमने जल की कमी की बात करते हुए हमने तत्काल कम वर्षा वाले क्षेत्र में
सूखापन इलाकों को ध्यान में आता है तो हमारे मनसा पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल भरे भटके संतुलित करती है, जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती है। इन्हें पनिहारी के चित्र दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पनिहारी के चित्र। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमिक परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में कैसा है, इनके पैटर्न में जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकांश जल की कमी इसके अतिशोषण, अति उपयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण के कारण है। ऐसा है, हमने बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया है, अधिक उपयोग कर रहे हैं, बटा भी अलग अलग रूप से है संसार हर वर्गों में, और समय और स्थान पर इसकी विभिन्नता है। कहीं पर ये बहुत ज्यादा है, किसी समय में तो बहुत अच्छा मिलेगा, जैसे बरसात में जल की उपलब्धता अधिक है, लेकिन और समय में नहीं है। क्लियर है? और कह रही है संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां की जल दुर्बलता हो। अब देखिए, जल संसाधन तो है लेकिन उसके बावजूद भी जल की दुर्बलता होती है। उदाहरण देखिए, आप चले जाइए, उत्तराखंड के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर ग्लेशियर तो हैं, नीचे नदी बह रही है, लेकिन गांव तक लोगों के पास पीने के लिए पानी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? हमारे कई शहरों के उदाहरण हैं। जल दुर्बलता अत्यधिक बाढ़ की संख्या, परिवहन स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिमाण हो सकता है, और अधिकांश जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नीत नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधन की अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है, शुष्क क्षेत्र में ही खेती की जा सकती है। ठीक, और कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तकनीकी और सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास द्वारा ही कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने में आवश्यक होती है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि जल संसाधन क्या है, क्या वो रिसोर्सेज है। अब देखिए, यहाँ जल की, ये भी जल है लेकिन बच्चा यहाँ भी जल भर रहा है, तो आपको स्वच्छ जल की जो महत्वता है वो आपको दिखाई देगी। क्लियर है? या देख लिया? चलिए, एक और इजराइल है, जैसा कि 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले देश की जल में कोई अभाव नहीं है। कह रहे इजराइल में 25 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है, लेकिन वहां जल का कोई अभाव नहीं है। तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर वाले औसत वार्षिक देश हमारे देश में, हमारे यहाँ कितनी होती है? 114 सेंटीमीटर वार्षिक रेनफॉल होती है, यानी कि इजराइल से तो बहुत ज्यादा है। और पानी की समस्या इजराइल में नहीं है, भारत में है। क्लियर है? देश में जल की उपलब्धता और उसके अनुरूप सुनिश्चित प्रबंधता होने के कारण ही जल में नदी नालों में तेज बहाकर समुद्र की चाल वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होती रहती है, और मूल कारण है देश में जलीय अभाव, उचित प्रबंधन, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती। क्लियर है? और इनको हम देख, तो आपको समझ आएगा कि जहां पर जल की कमी है वहां क्या है, औसत रेनफॉल ज्यादा है, और जहां पर एवरेज रेनफॉल कम है वहां पर जल की कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर है? चलिए, अब ये पानी का अभाव ही तो है। अब देखिए, बर्फ पड़ रही है लेकिन पानी का अभाव देखिए, पानी को जाना पड़ रहा है लेने के लिए। यहाँ देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है पानी के लिए। तो भारत में पानी का संकट काफी है, और कह रहे हैं, पता है ना कि 2025 में कितने लोग, 20 करोड़ पानी का संकट झेलेंगे लोग। क्लियर है? देख लिया? आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसान खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं। कैसे हैं? निजी कुएं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन को बढ़ा रहे हैं।
परंतु आपने सोचा है कि इसका परिमाण क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। अकेले किसकी वजह से ही? जो आपका निजी पंप लगाए जा रहे हैं, निजी नलकूप हैं। होता क्या है, जैसे जिनके निजी नलकूप है, वो क्या कर रहे हैं, इरिगेशन को अत्यधिक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इरिगेशन, सिंचाई, ओवर सिंचाई कर रहे हैं। ओवर सिंचाई करने से क्या हो रहा है, एक तो भूमि जल नष्ट हो रहा है, दूसरा वो नीचे जो आपके संस्था है उनको तोड़ रहा है, और तोड़ने की वजह से क्या हो रहा है, वाटर बहुत नीचे पहुंच जा रहा है। ठीक कह रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। जैसे ही भारत आजाद हुआ, औद्योगिकरण हुआ और शहरीकरण हुआ। विकास के अवसर को प्राप्त करने के लिए आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनी, एमएनसी, बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली है। उद्योग की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ाती रही। ऐसा है, बढ़ती हुई औद्योगिक संख्या क्या कर रही है, अलवणीय जल संसाधनों पर क्या, उसका दबाव को बढ़ा रही है। अत्यधिक जल के अलावा उनको वहां चलाने में ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए काफी हद तक जल आपूर्ति से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का उत्पादन लगभग 22% जल विद्युत से प्राप्त है। कि 22% किससे हो रहा है, अकेले जल विद्युत से प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, केवल इसी से प्राप्त हो रहा है। तो आप सोच के देखिए, जल की उपलब्धता किस प्रकार है, क्या उसको सुनिश्चितता की गई है, क्यों हम इसको देख रहे हैं, ये हमको देखना है। चलिए, देख लिया आपने। इसके अलावा शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरी जीवन शैली के कारण ही ऊर्जा और आवश्यकताओं में बढ़ोतरी हुई। अपितु इनसे संबंधित समस्याओं में गहरी हुई है और शहरी आवास की समितियां और वहां कॉलोनियों पर नजर रखी जाती है। आप अंतर पाएंगे, जल आपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है। इनमें आपकी कमी भी की जा रही है। अब तक हमने दुर्बलता के कारण मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकताओं के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्बलता और दुर्बलता की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में हमने यह चिंता का विषय बनता गया है कि लोगों की आवश्यकताओं के प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता और यहाँ तक कि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशकों और कृषि के उपयुक्त उर्वरक द्वारा प्रदूषित और मानव के लिए आपका खतरा जो है वो उत्पन्न होता जा रहा है। क्या हो रहा है, खतरा उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है, उस खतरे को आप देख सकते हैं, भाप सकते हैं कि भाई ये जो खतरा है जल आपूर्ति को लेकर और विद्युत को लेकर, वो क्यों उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न हुआ है, इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं, छोटी मतलब जिनमें धारा छोटी है, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हैं। बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना कोई शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक प्रदूषण का प्रभाव है, हर दिन गहराता जा रहा है। संपूर्ण जीवन खतरे में है। ऐसा है, जो संपूर्ण जीवन है वो क्या हो गया, आपका खतरे में हो गया है। ठीक है, और ये हमको यहाँ पर दिखाई देगा। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हमने जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन करें। क्या करें, संरक्षण करें और प्रबंधन करें। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं। खाद्यान्न सुरक्षा और आजीविका उत्पादन क्रियाओं को निरंतरता में आपका सुनिश्चित रखें और हमारे प्राकृतिक परितंत्र को कैसे हैं, हमारे
प्राकृतिक विपन्नताओं को निम्नीकृत होने से बचाएं, डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधन का अतिशोषण और कुप्रबंधन इन संसाधनों को ह्रास पैदा करता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा होने हो सकती है, जिनसे गहरे जीवन पर गंभीर और प्रभाव, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर दिखाई देंगी। इस प्रकार ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आपने प्रतिदिन अनुभव किया होगा कि जल संरक्षण एक कैसा है और कैसे प्रत्याग के रूप में आपको दिखाई देता है, ये हमको देखना जरूरी है। बात कर रहे हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, इन सब की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख रिकॉर्ड बताते हैं कि प्राचीन काल में ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों, बांध, जलाशयों, झील, तटबंध और नहरों की उत्कृष्ट कृतियां, इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भारत में अभी भी जारी हैं और इन सबको आपका रखा और देखा भी गया है। क्लियर है? तो आपको समझ आएगा किस प्रकार जल संरक्षण बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। चलिए, तो आपने इस तरीके से देखा कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं वो किस प्रकार चलती हैं, फूलित होती हैं, फैलती हैं। तो इतना किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, तो आपको जल संबंधी चीजों के बारे में, विषयों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार जल संरक्षण संवर्धन क्यों जरूरी है और क्या क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत, कौन कौन सी समस्याओं को लेकर खड़ा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम उन टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो जल संरक्षण को बढ़ावा देती है। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल एक बार आप घर जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।